इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे सभी एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बायोकेमिस्ट्री सबसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं कि पोषण के कितने चरण होते हैं। तो देखिए ये एग्जाम में कभी-कभी इनका डायरेक्ट क्रम पूछ लिया जाता है कि पोषण के विभिन्न जो चरण हैं उनको आप बताइए। तो ये इनका क्रम है। अंतर्ग्रहण अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि पोषण को लेना। सबसे पहले आप पोषण को किस तरीके से भोजन को कैसे ग्रहण कर रहे हैं आहार नाल से। उसके बाद इसका पाचन होता है आमाशय में। पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा अपाचन, तीसरा अवशोषण। अवशोषण जो बड़ी आंत और छोटी आंत में होता है तो डायरेक्ट जो पोषक तत्व होते हैं वो रक्त में मिलते हैं अवशोषण के थ्रू। और चौथा होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में जो रक्त में मिलते जो अवशोषण होता है पोषक तत्वों का, वह शरीर में वृद्धि और विकास के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है। और तीसरा निष्क्रमण होता है, मतलब उत्सर्जन हो जाता है जो बचा हुआ पदार्थ होता है। हमारे शरीर के सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? ये इनेमल। इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, पदार्थ होता है, और ये दांतों के ऊपर पाया जाता है। दांतों के ऊपर होता है, ये सबसे कठोर होता है। अब बात करते हैं मंड। मंड मतलब होता है कि मंड ये स्टार्च होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। इसको शर्करा ग्लूकोज में कौन सी एंजाइम्स बदल देती है? तो मंड को देखिए, ये लार की एक एंजाइम्स होती हैं जिसे एमाइलेज कहते हैं। तो एमाइलेज जो होती है ये मंड स्टार्च को शर्करा या ग्लूकोज में बदल देती है। तो याद रखेंगे ये लार की एंजाइम्स है एमाइलेज। और एपिग्लोटिस किसे कहते हैं? या श्वास नली का वाल्व होता है। मतलब जब मुख से होकर के भोजन जाता है तो यहाँ पर दो नली, गले के पास यहाँ दो नलियाँ हो जाती हैं। एक श्वास नली हो जाती है और एक आहार नली हो जाती है। तो जो श्वास नली का वाल्व होता है उसी को एपिग्लोटिस कहते हैं। HCl स्रावित कहाँ होता है? मतलब HCl ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये एसिड हमारे शरीर में कहाँ पर निकलता है? वो आमाशय में, पेट में निकलता है। ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर की रेंज क्या है? डॉक्टरी थर्मामीटर जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो जिससे बुखार का माप किया जाता है, तो उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो इसका रेंज 35 डिग्री से 42 होता है। और इसका जो फ़ारेनहाइट में होता है 94 से 108 होता है। तो मतलब 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही माप कर सकता है डॉक्टरी थर्मामीटर। इसकी मैक्सिमम रेंज होती है 108 और जो मिनिमम रेंज होती है वो 94। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसे फ़ारेनहाइट में कहते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट। ये डायरेक्ट 98.6 ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा कॉपर सल्फेट इसे कहते हैं। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं, याद रखेंगे। खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी HCl। ये सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? खाने वाले सोडा। नींबू के रस में कौन सी अम्ल पाई जाती है? नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल पाई जाती है। नींबू में मतलब विटामिन सी पाई जाती है, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसे नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल याद रखेंगे। O2 की खोज मतलब ऑक्सीजन की खोज किसने किया? प्रिस्टले ने किया 1771 ईस्वी में। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज किया। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेता है, और H2O और जो खनिज होता है मतलब जल और जो खनिज होता है वो आ, जमीन से, मिट्टी से लेता है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है ये फिर बना देता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। ये सब पत्तियों में बनता है कार्बोहाइड्रेट, और पत्तियों के रंध्रों से ऑक्सीजन फिर बाहर आउट हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है, ये प्रकाश की उपस्थिति में, याद रखिएगा, दिन में ही ये भोजन बनाते हैं पौधे, और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं जो कि अपने पोषक के रूप में यूज करते हैं। और पत्तियों को जब हम यूज करते हैं तो हम खुद ही उनकी कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं। और ये 38 एटीपी जो ऊर्जा जो एनर्जी निकलती है वो भी प्रकाश संश्लेषण में निकलती है। और जो ओटी होती है वो O2 होता है, मतलब जो ऑक्सीजन होता है ये अ, पत्तियों के रंध्रों से वायुमंडल में बाहर निकल जाती है। तो ये एक प्रकार की जो होती है श्वसन प्रक्रिया है जो कि
रात और दिन, मतलब दिन और रात दोनों में श्वसन प्रक्रिया पेड़ पौधे में होता है, लेकिन खाना जो बनता है, जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है, वो सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में भी ही होता है। ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूर्य ही एनर्जी का जो मूल स्रोत है, वो पृथ्वी पर सूर्य ही है। कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले तत्व, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट में CHO, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कीट भक्षी पौधे कौन कौन से होते हैं? कीट भक्षी पौधे घटपर्णी, विनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू, ये कीट भक्षी होते हैं। इनमें ये नाइट्रोजन अपना, बेसिकली ये जो नाइट्रोजन है उसकी पूर्ति के लिए ये कीटों को खा जाते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। दूषित जल से होने वाली बीमारी, जो जल से सिर्फ होती है बीमारियां, जैसे पीलिया हो गई, मेनिंजाइटिस जिसे मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, ये भी जल से होता है, दूषित जल से होता है। हैजा जिसे डायरिया कहते हैं, ये भी होता है। रेशम कीट का पालन, तो रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं? इनकी जो उद्योग होता है उसे कहा जाता है, रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है। पश्मीना शॉल किस नस्ल की बकरी से? देखिए इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पश्मीना शॉल भेड़ से बनता है या बकरी से पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा पश्मीना शॉल बनती है बकरी से। और ये किस नस्ल की बकरी से बनती है? ये अंगोरा नस्ल की बकरी से बनती है। और ये कहाँ बकरी पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ये एग्जाम में देखने को मिलता है। याक का ऊन कहाँ प्रसिद्ध है? तो याक सबसे पहले तो यही पता है, पहाड़ी क्षेत्र और वो पहाड़ जहाँ पर बर्फ ज़्यादा पड़ता है, तो बर्फ वाले क्षेत्रों में याक का ऊन वहीं मिलता है, जैसे तिब्बत हुआ, लद्दाख हुआ, वहाँ प्रसिद्ध है। रेशम के रेशे भी रेशम कीट के किस भाग से मिलता है? तो सबको पता है कि रेशम के कीटे कोकून से मिलता है। कोकून कौन होता है? जो रेशम के कीट अपने ऊपर, अभी ये प्रोसेस आगे बताएंगे। तो याद रखिएगा कि रेशम के कीट, जो रेशम के रेशे होते हैं, वो रेशम के कीट के कोकून से, कोकून याद रखिएगा। रेशम कीट की 4 अवस्थाएँ होती हैं। तो रेशम कीट की 4, पहले ये समझ लेते हैं कि रेशम बनता कैसे है। जैसे जो मादा कीट होता है, रेशम का जो मादा कीट होता है वो देता है अंडा। तो अंडे से क्या निकलता है? लार्वा। तो पहले तो मादा कीट अंडा देता है, अंडे से निकलता है लार्वा, जो कि शहतूत की जो लार्वा निकलता है ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटे-छोटे होते हैं। ये शहतूत की पत्ती को खाने लगते हैं। और उसके बाद ये जब शहतूत की पत्ती को धीरे-धीरे खत्म करते-करते ये क्या काम करते हैं कि प्रोटीन से बना हुआ एक पदार्थ स्रावित करते हैं, जो कि अब ये पदार्थ इतना ज़्यादा स्रावित करते हैं कि ये कठोर होकर के, मतलब कठोर होकर के एक रेशा के रूप में बन जाता है। और लार्वा जो होता है, जो लार्वा होता है, जो एकदम छोटा-सा कीट होता है, जिसे अब थोड़े-से ये बड़े हो गए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्यूपा कहने लगते हैं। तो ये स्वयं को उसमें ढक लेते हैं, मतलब जो ये रेशम का कीट, जो रेशम का पदार्थ अपने ऊपर स्रावित करते हैं, उसी को अपने अंदर, अपने ऊपर से एक कवर बना लेते हैं। तो उसी को जो कवर बनाते हैं उसको कोकून कहते हैं। और जो अंदर रहता है, अभी पूर्ण विकसित नहीं हुआ है कीट, तो उसे प्यूपा कहते हैं। लेकिन जब ये विकसित हो जाता है तो ये रेशम के कीट, जो कवर होता है उसको तोड़ करके बाहर आ जाता है। ठीक है, उसको तोड़ करके बाहर आ जाता है। और जो रेशम होता है, जो कोकून होता है, उसे हम निकाल करके उसके बाद उसे क्या करते हैं? उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया पूरा करते हैं। तो रेशम के कीट को निकालने से लेकर के, रेशम के रेशे को निकालने से लेकर के रेशम के धागे जो बनाने की प्रक्रिया होती है उसे रीलिंग कहते हैं। तो रेशम के कीट जो कोकून होता है उसके निकालते हैं, उसके बाद उसको हम धुलते हैं, धोते हैं, फिर उनको कई प्रक्रियाएं होती हैं। उसके बाद रेशम के कीट, तो रेशम बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? रीलिंग कहते हैं। ये हम समझ लिए। अब यहाँ पर देखते हैं अम्ल और क्षार में कुछ क्वेश्चन, अम्ल और क्षार में देख लेते हैं कि कौन कौन सा अम्ल किस किस सूचक, जो लिटमस पेपर होता है उस पे। पहली चीज तो देख लेते हैं कि कितने सूचक होते हैं जिनमें हम पहचानते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। जैसे नीला लिटमस, लाल लिटमस, हल्दी एक सूचक है, मिथाइल ऑरेंज और फिनाप्थलीन। अक्सर इन 5 ही से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन पांचों को हम देख लेते हैं और इनका कुछ ट्रिक देख लेते हैं कि हम कैसे इन्हें याद रख सकते हैं कि कौन सी लिटमस पे कौन सी अम्ल पड़ती है तो क्या रिएक्शन होता है, और जब क्षार पड़ता है तब कौन सा रिएक्शन होता है। जैसे नीला लिटमस है, नीला लिटमस पे जब अम्ल डालते हैं तो वो लाल रंग देता है, और क्षार डालते हैं तो कोई रंग नहीं देता है।
तो नीला लिटमस हम याद रखते हैं, ये एक सूत्र से जिसे हम देखते हैं अनिल। आ से क्या हुआ, अम्ल हो गया, और नी से नीला हो गया, और ला से लाल हो गया। तो अम्ल जो होती है नीले लिटमस पे पड़ती है तो कौन सा रंग देती है, लाल रंग देती है, ये याद रखिएगा। और इसी के जस्ट उल्टा जब लाल लिटमस पे डालते हैं तो अम्ल कोई रंग नहीं देता है और नीला रंग देता है। अनिल अगर आप याद कर लिए अम्ल का तो क्षार का जस्ट उल्टा कर देंगे। जैसे नीला लिटमस है तो लाल रंग देता है अम्ल अनिल से, लेकिन जब लाल लिटमस है तो अम्ल कोई रंग नहीं देगा। अम्ल क्या करेगा, कोई रंग नहीं देगा, और क्षार जो होगा वो नीला रंग दे देगा। अब हल्दी की बात करते हैं। हल्दी में जब अम्ल डालते हैं, जैसे हल्दी में अम्ल अम्ल मतलब नींबू का रस अगर डाल दिए तो कोई रंग नहीं, कोई परिवर्तन हल्दी में नहीं आएगा। लेकिन वहीं कहीं क्षार डाल दिए तो ये लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं। मिथाइल ऑरेंज में जब अम्ल डालते हैं तो ये लाल रंग देता है, और जब क्षार डालते हैं तो ये पीला रंग देता है। फिनोल्फ्थेलीन की बात करते हैं। तो फिनोल्फ्थेलीन जब अम्ल डालते हैं तो कोई रंग नहीं देता है, लेकिन जब क्षार डालते हैं तो ये गुलाबी रंग देता है। तो इसका अब एक और तरीके से याद रख सकते हैं। अनिल से तो नीले लिटमस का याद रखिए, और अनिल का ही जस्ट उल्टा लाल लिटमस पर हो जाता है कि क्षार कलर देगा और अम्ल उदासीन हो जाएगा, कोई कलर नहीं देगा। लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो जितने भी सूचक हैं ये पांचों, इनमें अम्ल सिर्फ लाल ही रंग में परिवर्तित हो रहा है, वो भी सिर्फ दो में, एक अनिल में और एक मिथाइल ऑरेंज में। याद रखेंगे कि अम्ल सिर्फ दो सूचक पर रिएक्शन देती है, एक नीले लिटमस पे और एक मिथाइल ऑरेंज पे। और वो भी कौन सा रंग प्रकट करेगा, जब भी प्रकट करेगा अम्ल जब भी रंग देगा वो लाल ही रंग देगा, उसके अलावा कोई रंग नहीं देगा। तो इससे आप ऑप्शन के ट्रिक, अम्ल की बात आती है तब आप याद रखेंगे दो चीजें, एक नीला लिटमस एक मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों लाल देंगे, बाकी कोई अम्ल रिएक्शन ही नहीं देगा। बाकी सारा जितना रिएक्शन देगा वो क्षार देगा। तो लाल लिटमस नीला देगा, हल्दी लाल देगी, मिथाइल ऑरेंज पीला देगा, और फिनोप्थलीन गुलाबी देगा। तो ऐसे याद कर लेंगे हम इसको। अब देखते हैं कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे हम देखते हैं कौन सा अम्ल निकलता है। जैसे सिरका है, सिरका से एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में कौन सी अम्ल पाई जाती है, एसिटिक अम्ल। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, छोटे एग्जाम बड़े एग्जाम सब में पूछता है। चींटी डंक मारती है तो कौन सी अम्ल हमारे शरीर में, जो नहीं देखते हो छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं जब चींटियां काटती हैं तो चींटी का डंक, तो ये फॉर्मिक अम्ल हो जाता है। ये फॉर्मिक अम्ल हमारे शरीर में छोड़ देते हैं, तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। नींबू और संतरा में कौन सा होता है, साइट्रिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल, दही में कौन सी अम्ल पाई जाती है, लैक्टिक अम्ल। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल। आंवला और सिट्रस में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर कच्चे आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये याद रखेंगे। आंवला ये वाला पूछ लिया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल वही विटामिन सी की कहानी है। इमली अंगूर कच्चे आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसको और कुछ याद रखते हैं, ये कुछ क्षार हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूने का पानी कहा जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है कि खिड़की का जो कांच होता है उसको साफ करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। अब ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल्ड वाइज, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। और NaOH जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये है कास्टिक सोडा। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो से मिक्स थे, और ये हर एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।